This call is now being recorded. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए सेशन में, जहां पर हम लेके आए हैं इन्फ्लेशन का टॉपिक। ये है हमारा पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर कर चुका है, जो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, जहां पर मैंने क्या बताया था, महंगाई को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से, साथ में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाया था, ताकि आपको एक बार में आसानी से ही समझ में आ जाए, ताकि दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत ना पड़े। तो इसको हमने बहुत ही डिटेल में जाना था, जहां से आपको समझ में आ गया होगा कि महंगाई होता क्या है, किन किन चीजों पे क्या होता है, वो डिपेंड रहता है, क्यों बढ़ती है महंगाई, इसके पीछे कौन कौन से रीजन होते हैं। डिमांड पुल देखा था, कॉस्ट पुश देखा था, वेज पुश देखा था, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग देखी थी, साथ में कोर इन्फ्लेशन भी हमने देखा था। तो आज ये दूसरा सेशन है, दूसरा पार्ट है, जहां पर हम जानेंगे आगे के बारे में कि महंगाई के अलावा और क्या क्या टर्मिनोलॉजी देखने मिलेगी। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इसको निकालता कौन है और कितने प्रकार के टाइप्स देखने मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये था हमारा इन्फ्लेशन, जहां पर मैंने सिखाया था आप लोगों को कि डिमांड, सप्लाई और प्राइस पे क्या होगा हमारा। मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे, वो एग्जांपल अपन ने देख लिए। आइए अपन आगे स्टार्ट करते हैं। अगला जो हमारा टर्मिनोलॉजी रहेगा वो रहेगा डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन में क्या होता है, ये हमारे किस पे डिपेंड करता है, डिमांड, सप्लाई और प्राइस। किसी चीज की डिमांड कितनी है, किसी चीज की सप्लाई कितनी है और उसका प्राइस कितना है। तो ये फिर से अपन को एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये है कीपैड फोन, आपने जरूर इसका देखा होगा, आपने बचपन में इसको जरूर यूज किया होगा। 2004-5 के आसपास ये फोन हमें 4 से लेके 5 से लेके 6,000 रुपए में मिलता था। ये कीपैड ब्लैक एंड व्हाइट सबने यूज किया होगा। अब सोचिए उस समय मार्केट में ये जो फोन था वो नया नया था, इससे पहले उतने कोई फोन थे ही नहीं। तो जो भी थे मतलब कम मात्रा में थे और डिमांड सबको चाहिए था, इसीलिए ये फोन इतने हजार में मिलता था। आप खुद ही सोचिए, बिकॉज मार्केट में क्या थी, डिमांड ज्यादा थी, इसकी सप्लाई कम थी, तो प्राइस भी हमें क्या देखने मिला, ज्यादा देखने मिला। अब जब डिमांड ज्यादा हुई तो फिर नोकिया ने इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना शुरू किया, कलर लाया थोड़ा बहुत, आगे जाके सॉन्ग वीडियो सब देख सकते थे। फिर आगे जाके हमने सोचना शुरू किया कि और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो नोकिया वाले को लगा कि मार्केट में डिमांड रहेगी, तो उसने बहुत ज्यादा मार्केट में प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। और 2009 आते 10 आते आते उसने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया। बट इसी समय हमारे मार्केट में, भारत में, मोटरोला ने और सैमसंग ने क्या ला दिया, टच स्क्रीन फोन ला दिया, सैमसंग चैम, शायद आपने सुना हो। तो टच स्क्रीन फोन आते ही क्या हो गई, कीपैड फोन की क्या हो गई, डिमांड हो गई, और हर कोई टच फोन लेना शुरू कर दिया। और टच फोन लेते लेते क्या हो गई, मार्केट में क्या हो गई, डिमांड ज्यादा देखने मिली। और एक समय क्या हुआ कि मार्केट में डिमांड ज्यादा हो गया, सॉरी, एक समय, हाँ, एक समय मार्केट में क्या हो गई, डिमांड कम हो गई और इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा थी। तो जो फोन कभी हमें 4,000 5,000 में मिला करता था, धीरे धीरे उसकी प्राइस बहुत ही कम हो गई। आज नोकिया भी कंपनी फेल हो गई। आज आपको कीपैड फोन 500 600 1000 रुपए में आसानी से क्या मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। तो हमने क्या समझा कि जब कभी डिमांड बहुत ही कम हो,
सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो प्राइस भी क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम देखने मिलता है। और इन्फ्लेशन में हमने क्या समझा था कि वहां डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो प्राइस ज्यादा। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल से समझ में आ गया। अब दोनों के लिए एक पैरेलल एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, मास्क और सैनिटाइजर। आपने लॉकडाउन में इसको बहुत ज्यादा यूज किया होगा। आपको याद होगा जब मार्च 2020 में कोरोना के केसेस भारत में बढ़ने लगे, तो भारत में क्या थे, मास्क एंड सैनिटाइजर की डिमांड क्या थी, बहुत ज्यादा थी, बट इनके प्रोडक्शन क्या थे, बहुत ही कम थे। इसीलिए ये हमें बहुत ही महंगे दाम में मिल रहे थे। मार्केट में तो इनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी, ये हमें 200 रुपया, 300 रुपया, 100 रुपए के ऐसे प्राइस में मिल रहे थे। बट क्या हुआ, मार्केट में डिमांड ज्यादा थी। एक साल के बाद क्या हुआ, भारत चाइना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा क्या बन गया, सेकंड नंबर में प्रोडक्शन कंट्री बन गया मास्क और सैनिटाइजर के मामले में। तो जो कभी मास्क 100 रुपए में, सैनिटाइजर 200 में मिलते थे, आज आपको रंग बिरंगे मास्क गली नुक्कड़ में क्या मिल जाएंगे, 20 रुपए, 30 रुपए में आसानी से मिल जाएंगे रंग बिरंगे मास्क। उसकी प्राइस क्या थी, एक समय बहुत ही ज्यादा थी, अब धीरे धीरे प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। क्यों कम हो गई वो हम समझ गए। तो जब मार्केट में सप्लाई कम थी तो प्राइस ज्यादा थी, और जब मार्केट में सप्लाई क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इसकी प्राइस भी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये दोनों, ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा इन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है डिसइंफ्लेशन और रिफ्लेशन। आइए समझते होता क्या है दोनों टॉपिक। हम्म ये अपन देख रहे हैं टमाटर प्याज। आपने देखा होगा कि सर, आलू प्याज टमाटर इनके दाम क्या होते हैं, कभी कभार बढ़ जाते, कभी कभार घट जाते हैं। बट आपने गेहूं, चावल, दाल, इनके प्राइस बहुत ज्यादा अचानक से चेंजेस देखने नहीं मिलते हैं। ये सब क्या होते हैं, फ्रेशेबल आइटम्स रहते हैं, मतलब बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं इनकी जो अ, मतलब खराब होने की क्या होती है, जल्दी कैपेसिटी हो जाती है कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते, और उनको खराब जगह रखा जाए तो पूरे के पूरे फसल खराब हो जाते हैं। इसीलिए इसमें अंतर देखने मिलता है। अभी टमाटर प्याज कितना रुपए किलो मिल रहा है, अब बात कर लेते हैं टमाटर की। अभी जो टमाटर मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 30 रुपया पर केजी के हिसाब से, 30 रुपया या 40 रुपए केजी। आपको पिछले साल याद होगा मई जून के महीने में, जून में महाराष्ट्र गुजरात शायद एक साइक्लोन आया था, बीपर जॉय। अब इस साइक्लोन से क्या देखने मिला, जब ये साइक्लोन आया था तो मार्केट में क्या देखने मिला, जितने भी महाराष्ट्र कर्नाटक साइड थे, सब जगह टमाटर की फसल खराब हो गई। तो टमाटर की फसल खराब हो गई तो मार्केट में टमाटर की सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। तो एक समय जो इसकी प्राइस क्या थी, 30 रुपए थी, और डिमांड तो ज्यादा थी, तो धीरे धीरे इसकी प्राइस कितनी हो गई, 30 रुपए से कितनी हो गई, 200 रुपया पर केजी। कितनी हो गई, 200 रुपया पर केजी हो गई। ओके। तो हमने क्या समझा है, जब कभी किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, इन्फ्लेशन बोलते हैं। बट क्या महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या सरकार हाथ में हाथ रख के बैठे रहेगी, क्या नहीं। इसे कम करने के लिए सरकार के द्वारा क्या लगाया जाएगा, कोई ना कोई एफर्ट किया जाए। तो इसकी प्राइस कम करने के लिए सरकार के द्वारा जो एफर्ट लगाया जाता है, जो स्टेप अपनाया जाता है, उस टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, डिसइंफ्लेशन। तो सरकार ने क्या किया होगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जहां टमाटर ज्यादा थे, उनको मंगा के सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इसकी प्राइस क्या हो गई, अब कंट्रोल हो गई। ठीक है। तो जब प्राइस बहुत
ज्यादा हो जाए और उसको कम करने के लिए सरकार के द्वारा जो एफर्ट लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिस इन्फ्लेशन। बट कभी कभार क्या देखने मिलता है कि सप्लाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसकी प्राइस मान लो 200 थी, 30 होते होते कितनी हो गई, 3 रुपए केजी हो गई, 2 रुपए केजी या 1 रुपया पर केजी। और हमने क्या जाना है कि जब प्राइस बहुत कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्लेशन बोलते हैं। अब मान लीजिए टमाटर 3 रुपया या 5 रुपया या 1 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा तो हमें फायदा है कि नुकसान? तो आप बोलोगे सर कस्टमर को तो फायदा होगा, बट जो फार्मर है, किसान है, उनको क्या देखने मिलेगा, नुकसान देखने मिलेगा। तो फिर नुकसान मिलेगा तो मुझे बताइए कि आप वो अगली बार खेती किसानी करेंगे? तो आप लोग बोलोगे कि सर वो तो नहीं करेंगे। तो जब अगली बार खेती किसानी नहीं करेंगे तो फिर टमाटर कम आएगा, तो टमाटर की सप्लाई क्या हो जाएगी, बहुत ही कम। तो टमाटर की सप्लाई कम हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये हम लोग क्या हो जाएंगे, एक साइकिल में फंस जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, समय के हिसाब से इसकी एक एवरेज प्राइस क्या हो गई, सेट हो गई कि भाई टमाटर प्याज अभी इतना रुपए किलो के हिसाब से ही मिलेगा। तो जब टमाटर प्याज हमें इतना रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है तो उसकी प्राइस कम होने से नुकसान है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब प्राइस बहुत कम हो जाती है तो प्राइस में लाने के लिए सरकार के द्वारा जो एफर्ट लगाया जाता है ताकि वो 20-30 रुपए किलो के हिसाब से मिले, तो जब बहुत प्राइस कम हो जाती है तो उसके एवरेज प्राइस में बढ़ाने के लिए जो सरकार के द्वारा जो एफर्ट लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, रिफ्लेशन बोलेंगे। हम्म, हम्म। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, रिफ्लेशन बोलेंगे। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा आराम से। अब अगला जो है वो है हमारा मंदी, रिसेशन। अब मन में क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज मंदी या रिसेशन, क्या होता है क्या नहीं। तो ये देखिए आपको कहीं ना कहीं कुछ फोटो देख के इमेजिन लग रहा होगा कि कोई ग्राफ क्या हो रहा है हमारा, नीचे जा रहा है। तो जब ग्राफ हमारा क्या होता है, नीचे जाने लगता है, किस कारण से, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्राफ अचानक से क्या हो गया, टूट गया। तो वो समझते क्या है क्या नहीं। अब क्या होता है, जब किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा देखने मिलता है। जिसकी वजह से क्या देखने मिलेगा, यदि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो लोगों के हाथ में पैसा होगा क्या, नहीं। अब लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो लोग खर्चा कर पाएंगे क्या, नहीं। खर्चा नहीं करेंगे तो देश में क्या हो जाएगी, पैसों की कमी हो जाएगी, देश में जीडीपी कम होते जाएंगे। और पैसा, जीडीपी कम होगा तो देश के लिए क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो जब कभी क्या होता है, देश में पैसों की कमी होने लग जाती है, उसी को आसान भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को आसान भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को हम आसान भाषा में क्या बोलते हैं, मंदी बोलते हैं।
हाँ तो चलिए, तो मंदी क्या होता है देखिए, हमारे नेशनल इनकम में क्या होता है, Q1, Q3, Q4 ऐसे बोला गया कि 4 क्वार्टर होते हैं। तो हम 3-3 महीने के हिसाब से 4 क्वार्टर ले लेते हैं, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। तो जीडीपी का डेफिनेशन ऐसा कहा जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक किसी क्वार्टर में जीडीपी नेगेटिव देखने मिलती है, उसी को आसान भाषा में क्या बोलेंगे हम लोग, मंदी बोलेंगे। सबको समझ में आया? तो मंदी क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक किसी क्वार्टर में जीडीपी नेगेटिव देखने मिले। तो नेगेटिव क्यों देखने मिल रहा है? बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है कि कम है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो लोगों की सैलरी भी क्या होगी, बहुत ही कम होगी या नहीं भी होगी। तो क्या वो खर्चा कर पाएंगे? तो आप बोलोगे सर वो तो खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो जब वो खर्चा नहीं कर पाएंगे तो सीधी सी बात है, जीडीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जीडीपी कम हो जाएगी मतलब वो नेगेटिव में चले जाएगी, और नेगेटिव में चले जाएगी तो क्या बोलोगे, उसी को आसान भाषा में मंदी बोलोगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मंदी मतलब क्या होता है, जहां पर जीडीपी कलेक्शन नेगेटिव में दिखाई दे। अब आगे देखते हैं। अब 2 बार वर्ल्ड रिसेशन देखने मिला था, एक मिला था 1929 में और एक देखने मिला था 2008 में। अब सर इसके बारे में थोड़ा समझाइए तो समझते, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनिएगा। क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था 1914 से लेके 18 के बीच में। एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। एक तरफ कौन था, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इटली, चाइना और लास्ट में यूएसए एकदम आया 1917 में, जब खत्म होने वाला था। अब 4 साल कहीं पर इतना लड़ाई होगा तो पता है बहुत लोगों की जान चले जाएगी, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, करोड़ों अरबों रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हो जाएगा। तो इन देशों को वापस अपनी इकोनॉमी सरवाइव करने के लिए इन्होंने क्या किया, यूएसए से लोन ले लिया हाई इंटरेस्ट पे। और यूएसए को भी लालच आ गया कि भाई कल के समय हम लोग उसे बेचेंगे तो बहुत मुनाफा होगा, मतलब इसको अभी लोन दे देते, कल के समय वसूलेंगे तो बहुत मुनाफा होगा। अब धीरे धीरे करते यूएसए ने बहुत सारा लोन दिया, उसे यही उम्मीद था कि आगे जाके क्या हो सके, फायदा हो सके। बट क्या हुआ कि 1925-6 आते आते जब यूएसए ने इनसे पैसा मांगना शुरू किया तो इनकी इकोनॉमी उतनी ऊपर नहीं थी, धीरे धीरे डाउन ही थी। अब इन्होंने देने से मना कर दिया। तो जब इन्होंने देने से मना कर दिया तो यूएसए फिर अपने मित्र कंट्री के पास गया, तो इन्होंने बोला हमारे पास भी पैसा नहीं है। तो फिर इनके पास भी जब पैसा नहीं था, मतलब रशिया को तो नहीं दिया था, बाकी सब कंट्री को दिया था। तो फिर धीरे धीरे यूएसए का एक सेंट्रल बैंक है, उसको बोलते हैं फेडरल रिजर्व, तो इसके पास भी क्या हो गई, पैसों की कमी हो गई। और इसके पास जब पैसों की कमी हो जाएगी तो क्या देखने मिलेगा, फिर वो मंदी देखने मिलेगी, बिकॉज ये दुनिया में कहीं और भी पैसा नहीं देगा। और जहां जहां जो बैंकों के थ्रू इंडस्ट्री काम कर रही है तो वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इंडस्ट्री बंद हो गई तो अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिलेगा तो कलेक्शन नेगेटिव देखने मिलेगा। तो ये हो गया हमारा मंदी। अब 2008, ये भी आपको दिख रहा हो कहीं ना कहीं यूएसए की गलती होगी। अब यूएसए में एक बैंक था, लेमन ब्रदर्स बैंक। 2004-5 में लेमन ब्रदर्स बैंक उनकी ने लोगों को बिना किसी सिक्योरिटी के अच्छे इंटरेस्ट में क्या दे दिया, होम लोन बांटना शुरू कर दिया। अब लोगों ने भी बोला कि अच्छा खासा लोन मिल रहा है तो क्यों ना अभी घर खरीद लेते हैं, आगे जाके जब उसे सेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मुनाफा मिलेगा और हमें फायदा मिलेगा। तो लोगों ने घर खरीदना शुरू कर दिया और लेमन ब्रदर को भी क्या आया, लालच आया, तो उसने भी बांटना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद, 1-2 साल के बाद इसने बोला भैया मेरे पैसे वापस कर दो। तो बाकी कस्टमर क्या बोले, ठीक है अभी पैसे तो है नहीं, ये जो घर की प्रॉपर्टी है इसको क्या कर देते हैं हम लोग, सेल कर देते हैं, तो जो भी पैसा मिलेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, आपको दे देंगे।
बट जैसे ही कोई घर बेचने गया मार्केट में तो घर खरीदने की क्या थी, डिमांड पूरी कम हो गई थी। अब डिमांड कम हो गई थी मतलब पैसे ही नहीं थे लोगों के पास। अब धीरे धीरे बैंक भी बोल रही है मुझे पैसे चाहिए। तो जब लोगों के पास पैसों की कमी हो गई तो लोगों ने बोला कि भाई हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, एक काम करो, आपने हमें कैश या मनी दिया था, उसके बदले आप हमसे घर के पेपर ले लो। अब घर के पेपर ले लोगे, उसको बेच के आपको जितना कमाना है कमाते रहना। तो बैंक भी बोली अच्छा सौ दिख रहा है, और ऐसा करते करते धीरे धीरे उसने जितने मनी दिए थे उसके बदले क्या मिल गया, उसे घर के पेपर मिल गया। अब इसकी पेपर की वैल्यू अभी क्या है, 0 है। जब इसको बेचेंगे तब इसका क्या है कि कोई ना कोई वैल्यू देखने को मिलेगी। अब जब लेमन ब्रदर के पास पैसा नहीं था तो उसने क्या कर दिया, दूसरे बैंक के पास गया, बोला कि इस पेपर के बदले मुझे थोड़ा बहुत अमाउंट दे दो और आप क्या करना, इसको बेच के पैसा कमा लेना। और ये एक बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक में गया, और फाइनली वहां पर जो फेडरल रिजर्व बैंक थी उसके पास भी क्या हो गई, पैसों की कमी हो गई। और आपको पता है कि यूएसए की क्या है, मैक्सिमम कंपनी पूरी दुनिया में फैली हुई है। उस समय खासकर यूरोप में क्या थी, ज्यादा कंपनी थी। तो यूरोप में जितनी भी यूएसए कंपनी थी उनको पैसे की कमी से क्या होने लगा, वापस आ गए अपने देश में, और यूरोप में इंडस्ट्री क्या हो गए, बंद हो गए। इंडस्ट्री ऐसा कंपनीज बंद हो गए, बंद होने से क्या हो गया, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, और जीडीपी क्या देखने मिला हमारा, नेगेटिव। तो आप देखेंगे कि इसमें दोनों से सबसे बड़ी मंदी थी वो क्या देखने मिली आपको, कहीं ना कहीं यूएसए की गलती थी। और 2020 में भी क्या लगा था, कोरोना आया था, पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्या चले गई, नेगेटिव चले गई। इसको हम लोग बोल सकते हैं मिनी रिसेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो 2020 में क्या आया था, मंदी आई थी लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। अब सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, किसने फैलाया किसने नहीं, जानबूझ के फैलाया फिर कोई गलती से हो गया। इस बारे में चर्चा बाद में करेंगे। अब आगे देखते हैं, आगे है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब आसान भाषा में समझिएगा कि जब देश में सामानों की कीमतें बढ़ने लगी और देश में मंदी का भी सामना देखने मिले, उसको क्या बोलोगे, स्टैगफ्लेशन। मतलब जहां पर देश में जीडीपी भी डाउन हो रही है और मंदी भी देखने मिल रही है, उसको क्या बोलोगे, स्टैगफ्लेशन। अब इस कैसे होगा सर, समझते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। ये आपको दिख रहा है श्रीलंका क्राइसिस, है कि नहीं। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला था श्रीलंका में, जहां लोग सड़कों में आ गए थे। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, ठीक है। तो ये अपना प्यारा भारत है, उसके नीचे में एक छोटा सा आइलैंड है, उसका नाम क्या है, श्रीलंका, ठीक है। अब श्रीलंका की इकोनॉमी किस पे डिपेंड है, श्रीलंका की इकोनॉमी डिपेंड है टी टूरिज्म पे। अब 2019 से पहले दुनिया में चाइना और इंडिया के बाद सबसे बड़ा जो थर्ड नंबर में चाय का प्रोडक्शन कंट्री था वो था श्रीलंका। बट 2019 में उस समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दो भाई हुआ करते थे, महेंद्र राजपक्षे और गोटाबाया राजपक्षे। दोनों ने अपने पूरे खानदान को ही मिनिस्ट्री बनाकर रख दी थी। अब उसमें से एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने क्या डिसीजन ले लिया कि अब से हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। ये जो चाय वाय का प्रोडक्शन है वो अब केमिकल या फिर उसके यूरिया फर्टिलाइजर के थ्रू नहीं होगा, हम ऑर्गेनिक करेंगे। बट ऑर्गेनिक खेती करना बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। बट अचानक से करना और पूरा यूरिया फर्टिलाइजर का इंपोर्ट सरकार ने बंद कर दिया, जिससे क्या हो गया, उस साल प्रोडक्शन कम देखने मिला। ऑर्गेनिक खेती अच्छी तो है, लॉन्ग टर्म में अच्छी थी, बट उस साल तो बहुत नुकसान हो गया। अब 2019-20 में क्या हुआ, एक तो प्रोडक्शन कम हो गया था, चाय को एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, एक्सपोर्ट नहीं कर पाया तो पैसों की कमी हो गई। अब रही कहीं कसर 2020 में आ गया, जब क्या देखने मिला, कोरोना देखने मिला।
अब आपको पता है कि कोरोना में तो लोग घूमने जाएंगे क्या, तो टूरिज्म तो वैसे ही खतरे में था, अब कोई देश में घूमने गया नहीं, तो टूरिज्म क्या लग रहा है, टूरिज्म क्या था, वैसे कोई जा नहीं रहा था कोरोना के चक्कर में, तो मार्केट में क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, श्रीलंका की इकोनॉमी और डाउन हो गए, क्योंकि पैसों का कलेक्शन क्या देखने मिला हमें, बहुत ही कम देखने मिला। तो पहला तो होता है चाय, दूसरा है टूरिज्म। अब उसी समय क्या हो गया, यहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक हो गया एक चर्च में, तो वहां पर सिंहली बुद्धिज्म क्रिश्चियन रहते हैं, तो जब चर्च में टेररिज्म अटैक हो गया तो टूरिज्म पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट थे वो वेस्टर्न कंट्रीज से आते थे और क्रिश्चियन। और रही कही कसर 2022 में यूक्रेन रशिया वॉर ने कर दिया। और कमाल की बात ये है कि श्रीलंका में क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो किस कंट्री से आते हैं, रशिया से आते हैं। तो भैया तो इसके बाद क्या हो गई, पैसों की पूरी कमी हो गई, पैसों की कमी होते होते मई में लोग सड़कों में आ गए, लोगों ने कर दिया प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और इस प्रकार से क्या हो गए, कीमतें बढ़ने लग गई। एक तो जीडीपी कलेक्शन कम हो गया था, जब जीडीपी कलेक्शन कम हो गया तो कोई सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। गैस सिलेंडर 10,000 रुपए का आ रहा था, गेहूं 2,000 रुपए किलो चल रहा था, पेट्रोल 1,500 रुपए लीटर चल रहा था, मतलब इतनी महंगाई बढ़ गई थी कि पेट्रोल पंप के पास वहां पर आर्मी को खड़ा करना पड़ रहा था सुरक्षा के लिए। भारत ने भी हेल्प की, $300 बिलियन की बहुत सारे एड दिए, फिर वहां के लोग सड़कों में आ गए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भाग के कहाँ चले गए, मालदीव चले गए, और वहां पर फिर नई सरकार बनी विक्रम रानिल सिंघे की। इस प्रकार से बहुत ज्यादा क्या देखने मिला, चेंजेस देखने मिला 2022 में। तो ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारा स्टैगफ्लेशन का, जहां पर हमें क्या देखने मिले, सामान की कीमतें बढ़ने भी लग गई और जीडीपी में कलेक्शन क्या देखने मिला, कम। ऐसा हर देश में आता है, भारत में भी थोड़ा बहुत आया था, पाकिस्तान हो गया, हर कंट्री में देखने मिलता है। तो उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। अगला है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन मतलब क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन प्लस डिफ्लेशन दोनों देखने मिले तो क्या बोलोगे उसको, स्क्यूफ्लेशन देखने मिलेंगे। क्या दोनों एक साथ पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है, बट बोलोगे सर कैसे, आपने तो हमें सिखाया कि इन्फ्लेशन मतलब प्राइस बढ़ती है और डिफ्लेशन मतलब प्राइस क्या होती है, घटती है, दोनों एक साथ पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है, करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये जो एप्पल दिख रहा है ये अपने महाराष्ट्र में होता है क्या, मान लेते अभी नागपुर में ये जो एप्पल है वो कितने का मिल रहा है, 2,000 पर, सॉरी 200 रुपये पर केजी, ठीक है, 200 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। क्या नागपुर में एप्पल होता है क्या, कहाँ होता है, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर आपको एप्पल देखने मिलता है। अब यहाँ पर भी क्या 200 रुपये किलो एप्पल होगा क्या, नहीं, तो वहां पर कितना मिल रहा होगा, 70, 80, 90, 100 में मारा, मान लो वहां पर कितने का मिल रहा है, 80। तो आज ही की डेट में भारत का एक शहर है कश्मीर जहां पर एप्पल 80 रुपये में मिल रहा है, और नागपुर में कितने का मिल रहा है, 200 रुपया। तो ये हुई ना स्क्यूफ्लेशन, कि एक जगह प्राइस ज्यादा है और एक जगह प्राइस कम है। और ये आपको हमेशा एरिया वाइज जरूर देखने मिलेगा कि कहीं पर प्राइस ज्यादा हो गई, कहीं पर प्राइस कम हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो स्क्यूफ्लेशन का एग्जांपल समझ में आया, ऐसे बहुत सारे एरिया वाइज आपको, हाँ जितने बड़े शहरों में जाओगे सामान उतना महंगा मिलेगा, जितने छोटे शहरों में जाओगे तो सामान उतना सस्ता मिलेगा। ये तो अपन ने कल देख लिया था, कॉस्ट पुश वेजेस देख लिया था अपन ने, डिमांड देखा था, मार्केटिंग ब्रांडिंग देख ली थी, और कोर इन्फ्लेशन भी देख लिया था हमने लास्ट क्लास में।
पार्ट 1 में देख लेंगे। अब देखते हैं ये क्या दिया है, फिलिप्स कर्व। अब बोलोगे सर इन्फ्लेशन तो हमेशा नेगेटिव होता है क्या? नहीं, यदि टारगेटेड इन्फ्लेशन हो तो देश के लिए अच्छा होता है। कैसे? ये फिलिप्स सर ने करके बताया। न्यूजीलैंड के इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने बताया कि कभी कभार इन्फ्लेशन देश के लिए अच्छा भी होता है। कैसे समझते हैं? मान लेते हैं ये हमारी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और ये क्या है, हमारा इन्फ्लेशन रेट है। तो फिलिप सर ने बोला है यदि सरकार के द्वारा या मार्केट में किसी प्रकार से क्रेडिट फ्लो कराता है टारगेटेड लेवल पे, तो क्या हो सकता है, सबके हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो कोई ना कोई काम धंधा करेंगे, इंडस्ट्री ओपन करेंगे, इंडस्ट्री ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, इंडस्ट्री ओपन करने के बाद मार्केट में मनी फ्लो करेंगे, और मार्केट में मनी फ्लो होगा तो क्रेडिट फ्लो भी क्या होगा, बढ़ेगा। मनी क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को हाथ में जॉब मिलेगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसीलिए कहा गया है कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं, मार्केट में क्या हो जाता है, क्रेडिट फ्लो क्या हो जाता है, कम देखने में, सॉरी क्रेडिट फ्लो नहीं हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम देखने मिलेगा। बट ये कभी ये काम करेगा जब वो क्या हो, टारगेटेड इन्फ्लेशन। तो यहाँ देख लो अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, जब महंगाई 2% है तो यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 4 है तो 2, यहाँ पे 6 है तो ये 8 है तो इतना, तो ऐसा आपको दिखेगा। तो उम्मीद है कि आपको फिलिप्स कर्व भी क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं, हाँ अब समझते हैं कि ये WPI CPI क्या होता है। अब देखते हैं इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय, तो इन्फ्लेशन निकालता कौन है, सेम एक हमारी संस्था है, उसका नाम है NSO। बट उसके लिए क्या कर दिया, उसका एक बेस ईयर होता है, तो जो भी हमारा बेस ईयर रहेगा उसके हिसाब से एक फॉर्मूला बनाया गया, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो बेस ईयर अपना 11-12, तो फॉर्मूला ये बोलता है जो भी हमारी क्या रहेगी, करंट प्राइस माइनस बेस प्राइस अपॉन बेस प्राइस इनटू 100। तो इन्फ्लेशन रेट कैसे निकालेंगे, समझते हैं। मान लेते हैं अभी आज के समय एप्पल कितना मिल रहा है, 200 रुपये पर किलो 2024 में, और यही एप्पल 2012-13 में कितना मिल रहा था, 100 रुपये किलो। तो फॉर्मूला में रख लो 200 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, महंगा कितना हो गया, 100% बढ़ गया 12-13 साल। इस प्रकार से हमारे जितने भी सामान होंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, उसका इन्फ्लेशन रेट निकाल देंगे। अब WPI CPI क्या होता है समझना। अब देखिए कोई सामान की प्राइस कैसे डिसाइड करती है, मान लेते हैं ये एक कंपनी है ITC, क्या बनाती है, आशीर्वाद आटा बनाती है। अब जो भी आटा बनाती है उसके लिए क्या लगता होगा, उसे रॉ मटेरियल लगता होगा, तो जो रॉ मटेरियल के लिए किससे बात करेगी, वो किसान से बात करेगी। तो एक फार्मर है, फार्मर के पास जाएगा जाएगा वहां से क्या ले लेगा, वो गेहूं ले लेगा। तो मान लो गेहूं की कॉस्ट कितनी में मिल रही है उसे, 25 रुपए के हिसाब से 1 किलो गेहूं पड़ रहा है।
तो इसको पैकेटिंग करेगा, पैकेटिंग करने के बाद थोड़ा बहुत उसको अच्छे से मिलावट करेगा और उसके बाद कितना पड़ जाती है इसकी कॉस्टिंग, मान लो 30 रुपये पर केजी। तो हम लोग यहाँ पर कस्टमर है, तो कस्टमर है तो क्या हम लोग डायरेक्ट कंपनी में जाके निकाल लेते हैं क्या कि चलो हमको दे दो करके आटा? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, बीच में क्या रहते हैं, रिटेलर या शॉपकीपर होते हैं, उनसे हम लोग सामान लेते हैं। अब ये जो रिटेलर या शॉपकीपर होते हैं वो डायरेक्ट कंपनी से बात करते हैं और क्या करते हैं, सामान होलसेल में ले लेंगे। 1-2 किलो लेते हैं क्या? नहीं, वो एक बार में 1000 किलो 2000 किलो ऐसे आटा लेते हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो होलसेल में ले लेती है, तो उनको फायदा हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा डी मार्ट, विशाल मार्ट है, बहुत सारे जो आपने मार्ट देखा होगा, क्या करते हैं वो लोग, होलसेल में बल्क में सामान ले लेते हैं, उसकी प्राइस टाइम टू टाइम कर देते हैं 7 दिन के अंदर। तो उससे फायदा क्या हो जाता है, इन कंपनियों का सामान अच्छा मिल जाता है और सस्ता मिल जाता है, तो वो भी हमें क्या करते हैं, सामान सस्ता बेच देते हैं। मान लो जो रिटेलर है या शॉपकीपर है उसे आईटीसी कंपनी ने 40 रुपए में आटा बेच दिया, ठीक है, यहाँ का जो भी मार्जिन है। अब होलसेल में तो ऑलमोस्ट सब प्राइस आसपास सेम ही दिखेगी, बट आपको पता है कस्टमर एरिया वाइज क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। जितने बड़े शहरों में रहोगे तो डिमांड क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, जितने छोटे शहरों में रहोगे तो डिमांड क्या रहेगी, कम रहेगी। मान लो कोई बड़े शहरों में रहते हैं तो आईटीसी कंपनी को पता है यहाँ डिमांड ज्यादा है, तो वहां कितने में बेच रहा है, 60 रुपए में, कहीं कितने में बेच रहा है 55, कहीं कितने में बेच रहा है 50, कहीं कितने में बेच रहा है 45। तो यहाँ पर क्या होती है, एरिया वाइज क्या होती है, डिमांड कम ज्यादा होते रहती है, इसलिए भी क्या देखने मिलेगा आपको, प्राइस में अंतर देखने मिलेगा। ओके, अब दो चीज ध्यान दीजिएगा। अब सरकार ये देखती है, ये क्या हो जाएगा, हमारा कंज्यूमर हो जाएगा। अब सरकार ये देखती है, पहला चीज कि मान लो इनको 30 में 40 में मिला, ज्यादा ठीक है, अंतर नहीं 10, मान लो इनको 40 से कितना हो गया, 60 हो गया, तो ज्यादा अंतर ना। तो पहला केस में ऐसा ना होना चाहिए कि डब्ल्यूपीआई को सामान तो सस्ता मिल रहा है, बट इन्हें भाई ऐसा ना होना चाहिए, बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा है, करीबन जो 60 में मिलना चाहिए 50 में मिलना चाहिए वो हमें 100 में मिल रहा है, 200 में मिल रहा है, 500 में मिल रहा है, 1000 रुपीज में मिल रहा है। तो ऐसे में बोलोगे कि कस्टमर को सामान क्या हो रहा है, महंगा मिल रहा है, तो उसको बोलोगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या बोलोगे उसको, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दूसरा, जो नॉर्मली इसी प्रकार से प्राइस बढ़ती है, बहुत ही कम रेयर रेयर में होता है कि दूसरा बार आऊं। मान लो सामान इनको 60 रुपए में 70 रुपए में पड़ रही है, तो ऐसा ना हो कि इनको सामान 100 रुपए में 200 रुपए में पड़ रही है, बट मजबूरन होकर सरकार के सब्सिडी स्कीम के कारण इनको 60 रुपए में देना पड़ रहा है या फिर 70 में देना पड़ रहा है। तो ऐसे में नुकसान क्या पड़ेगी, होलसेल प्राइस इंडेक्स की तरह। इसलिए हम लोग दो प्रकार से निकालते हैं ताकि सरकार को पता रहे उस लेवल में कि कंज्यूमर को प्राइस कितने का पड़ रहा है और होलसेल को कितने में पड़ रहा है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दो रूप में निकालते हैं, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। अब देखते हैं डब्ल्यूपीआई कौन निकालते हैं। पहला, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ओनली गुड्स का ही प्राइस क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सर्विस तो होलसेल में मिलेगी नहीं, डायरेक्ट कस्टमर को मिलती है। तो इसके लिए क्या होता है, एनएसओ नहीं निकालता है, इसके लिए होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड। इनके द्वारा क्या निकाली जाती है, महंगाई।
तो इसको मंथली बेसिस पे डेटा रिलीज किया जाता है और इसका बेस ईयर क्या है 2011-12 मैंने फॉर्मूला बता दिए हैं। और इसके बास्केट में कुछ सामानों का ढेर होता है। कितने सामान होते हैं इसके बास्केट में? 697। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है वेट के हिसाब से। तो इसको क्या बोलोगे हम लोग? वेटेड इंडेक्स बोलोगे। क्या बोलोगे उसे? वेटेड इंडेक्स बोलोगे, जहां पर प्राइस क्या होता है होलसेल में निकालते हैं। कैसे? कि भाई 1 किलो, हम 1 दर्जन के हिसाब से कोई सामान का प्राइस कैलकुलेट नहीं करेंगे, भार के हिसाब से कि भाई 1 किलो एप्पल की कीमत अभी कितनी थी तब कीमत है। ऐसा एप्पल हो गया, जितने भी हमारे प्राइमरी हो गए, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते हैं, फ्यूल होते हैं, उनके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं 697 रहते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज मिलेगा जो भी मैन्युफैक्चरिंग क्या हुए प्रोडक्ट्स हो गए, फूड हो गए, जितने भी हमारा गेहूं चावल दाल है, कुछ फ्यूल्स होते हैं, उनके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं वेटेज। ओके, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन निकालेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हर 2 महीने में निकालते हैं क्या? नहीं सर, हर महीने निकालेंगे। बेस ईयर अभी वाला है क्या 21-22 है क्या? नहीं, 11-12 है। सर्विस का निकालते हैं क्या? होलसेल सर्विस में कैसे मिलेगी? गुड्स निकालते हैं और ये वेट के हिसाब से होता है, ना कि नग, ना दर्जन, ना भाई एक मुट्ठी भर जो भी सामान मिले उसके हिसाब से। समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देख लेते हैं, वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसको कौन निकालता है? हमारा एनएसओ। एनएसओ मतलब होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो सीपीआई में क्या होता है? 2 चीज देखने मिलेगी, रूरल में कितना सामान है और अर्बन में कितना सामान है। तो इसके पास कितना होता है, बास्केट में कितने सामान होते हैं। और जो बेस ईयर होता है वो देखने मिलेगा 2012। फॉर्मूला में पुट करोगे तो क्या निकल जाएगा? सीपीआई। ठीक है, तो जो भी सीपीआई का डेटा होता है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो बहुत आसान तरीका होता है, ये भी क्या निकलेगा? मंथली निकलता है। बट इसमें ध्यान रखिएगा सीपीआई हमारा 2 चीज का निकालता है, एक है गुड्स और एक होती है सर्विसेज। ठीक है, तो सीपीआई निकालेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन, क्या यदि पूछे कि भाई भारत का इन्फ्लेशन किस बेस पे निकालते हैं? तो 2014 से पहले ऐसा था कि जितना WPI आता था वो भारत का इन्फ्लेशन था। 2014 से 19 क्या हो गया? हमने WPI प्लस सीपीआई का एवरेज निकालना शुरू कर दिया। और 2019 के बाद क्या देखने मिला? अब केवल सीपीआई जो कंबाइंड हम लोग देखते हैं, रूरल अर्बन, उसका जो डेटा आएगा कि मान लो महंगाई इतनी है तो इतना होना चाहिए। अब बोलोगे सर सरकार भी कोई टारगेट रखती है क्या? हाँ, हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने क्या रखी है कि भारत में जो महंगाई होगा वो क्या होनी चाहिए? 4+2- के विषय में। तो महंगाई कितनी होनी चाहिए? 4+-2% पे होनी चाहिए, ना ही 6% से ज्यादा, ना ही 6% से ना ही 6% से ज्यादा, ना ही 2% से कम। ये होनी चाहिए भारत की महंगाई। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इंडियाज इन्फ्लेशन रेट के बारे में। अब लास्ट जाने से पहले, कितने प्रकार की सर इन्फ्लेशन होती है ये समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, पहला देखते हैं वो होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन।
दूसरा होता है वॉकिंग और ट्रोटिंग बोलते हैं। वॉकिंग के बाद होता है रनिंग इन्फ्लेशन, नेक्स्ट है गैलोपिंग एंड ओवर इन्फ्लेशन होता है, और लास्ट होता है वो है हाइपर इन्फ्लेशन। ऐसा देश जहां पर महंगाई कितनी हो 0 से लेके 3% के बीच में हो तो क्या बोलोगे? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। किसी देश में कितना इन्फ्लेशन होना है कितना नहीं वो सरकार डिसाइड करती है, और जहां पर 3 से लेके 10% आपको इन्फ्लेशन रेट देखने मिलेंगे वो क्या कहलाएगा? वॉकिंग इन्फ्लेशन कहलाएगा। तो 3 से 10 वाला क्या कहलाएगा? हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अपना प्यारा भारत। तो भारत के लिए जो सूट है वो कौन सी? वॉकिंग। क्रीपिंग मतलब आपने सुना होगा बच्चे क्या होते हैं घुटनों के बल घसीट घसीट के चलते हैं, तो वो क्या हो गया? क्रीपिंग हो गया। वॉकिंग मतलब चलना। ट्रोटिंग मतलब क्या होता है? जो लंगड़ा के चलते हैं या फिर घसीट घसीट के चलते हैं, उनको बोलेंगे ट्रोटिंग। नेक्स्ट होता है 11 से लेके 20% के बीच में जो महंगाई होगी क्या कहलाएगी? रनिंग इन्फ्लेशन। 21 से लेके 100% के बीच से कहलाएगी गैलोपिंग या ओवर इन्फ्लेशन, जो पाकिस्तान श्रीलंका में 30-40% देखने मिलती है। अब ऐसे देश जहां पर महंगाई कितनी हो? 100% से ज्यादा हो तो क्या बोलोगे? उसे हाइपर इन्फ्लेशन बोलोगे। बोलोगे क्या सर किसी देश में है क्या? हाँ, आज के समय दुनिया में सबसे ज्यादा जो महंगाई देखने मिलेगी वो देखने मिलेगी जिम्बाब्वे। अराउंड 260% महंगाई है। सोचिए कितनी ज्यादा है। हमारे देश में लॉकडाउन के बाद 11% के पास पहुंच गई थी महंगाई, तो हमारी ये हालत हो गई थी। तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा महंगाई कहाँ पर है? वो है जिम्बाब्वे। 260%। वहां पर आपको एक कप चाय 5 लाख रुपए की मिलेगी, और एक ब्रेड पैकेट खरीदने के लिए आपको झोला भर के पैसे ले जाने सोचने। सोचिए कितनी महंगाई होगी। और बोलोगे सर 260% महंगाई, बाप रे। अभी आज के डेट में हमारे भारत में 5.7 या 6% के आसपास महंगाई है, तो आपको सामानें इतने महंगी मिल रही है, तो आप इमेजिन करिए 260 किसको बोलेंगे। सर आप बता दीजिए कि 260% महंगाई बढ़ी तो कैसे बढ़ी है करके बता। उसके पीछे का रीजन क्या है कि वहां की सरकार ने क्या किया? गरीबी दूर करने के लिए नोट छापने शुरू कर दिए। 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ के नोट छापने शुरू कर दिए। अब मान लीजिए आप मस्त घर जा रहे हैं उदास होके पैदल, अचानक से आपके पैर के नीचे मिल जाए 10 लाख का नोट, 1 करोड़ का नोट, बताइए क्या नहीं कर सकते आप? तो वहां पर क्या हुआ? ऐसे नोट सबको मिलने लग गए, तो मार्केट में क्या थी? सबके पास पैसे ज्यादा थे और सप्लाई कम हो गई, तो लोगों ने ज्यादा पैसा देने को तैयार हो गई, और धीरे धीरे महंगाई कितनी हो गई? 260%। तो ये है दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई वाला देश। तो हर कंट्री में कितना रखना है कितना नहीं वो उस कंट्री पर डिपेंड करता है। कोई पूछे भारत में कौन सी है तो क्या बोलोगे? वॉकिंग इन्फ्लेशन। तो ये रहा आपका आज का दूसरा पार्ट इन्फ्लेशन का। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो हमने कल कोर इन्फ्लेशन पढ़ा था उसके लास्ट क्लास में, और आज हमने क्या क्या देख लिया? आज हमने देख लिया, हाँ, डिफ्लेशन के बारे में डिटेल में देख लिया क्या होता है, एग्जांपल देख लिया था फोन का और ये मास एंड का। डिसइंफ्लेशन रिफ्लेशन क्या था वो देख लिया था। मंदी क्या था, किस प्रकार से 1929 में आया, 2008 में आया, वो देख लिया। स्टैगफ्लेशन क्या था, श्रीलंका क्राइसिस देख लिया। उसके बाद स्क्यूफ्लेशन देख लिए, फिर अपन ने एप्पल का भी एग्जांपल ले लिया था। फिर ये अपन ने फिलिप्स कर्व देख लिया था कि टारगेटेड इन्फ्लेशन अच्छा होता है। तो WPI CPI क्यों निकालते हैं, किसका किसका निकालते हैं, कौन निकालता है WPI, ये हमने देख लिया था। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी हमने देखा, और इंडियाज इन्फ्लेशन कैसे निकालते हैं वो देखा। और आज के डेट में क्या करेंगे हम लोग?
जितना सीपीआई देखने मिलेगा वही हमारा इन्फ्लेशन रहता है, ये भी हमने देख लिया। हाँ, फिर टाइप्स ऑफ हमने क्या देख लिया, इन्फ्लेशन देख लिया। तो ये अपना फॉर्मूला था। और लास्ट में हमने क्या जाना कि जिस देश में क्या होता है, महंगाई ज्यादा होगा, उसमें क्या बोलेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन मिलेगा 100% से ऊपर। और भारत में सबसे ज्यादा क्या मिली, अभी तो मैक्सिमम 11, 12, 15% तक गई। सबको समझ में आया आज का सेशन? उम्मीद है इसका क्लास सबको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।